सो हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने लगे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द 3 एक्सियम्स। ठीक है। पहला एक ये हम कॉन्सिक्वेंस देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इस सिंबल को कहते हैं नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा, खाली सेट। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, ये नल सेट होता है, एक सेट होता है। हर सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। तो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इज 0। ये आप लोग प्रूव कर सकते हैं, ये बनाएंगे। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट, जो भी ये होती होगी, मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं ये अभी तो नहीं यूज कर सकता कि ये 0 होगी। ये तो अभी प्रूव करना है ना मैंने। तो मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट ले लेते हैं और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस डाल देते हैं। ये मुझे पता है। ये मुझे किस तरह पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है? जी बिल्कुल, ये एक्सियम है, ये मैं मान के चला था। अच्छा, तो ये अब मैं देखता हूं कि ये जो 2 सेट हैं ये डिसजॉइंट है। क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी सेट में वो चीजें नहीं है जो सैंपल स्पेस में है, और सैंपल स्पेस में तो सब कुछ है, यानी सैंपल स्पेस में खाली सेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयरफॉर ये डिसजॉइंट इवेंट है। और रूल नंबर 3, एक्सियम 3, अगर मैं इन रिवर्स अप्लाई करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? उनकी यूनियन, और नल सेट की यूनियन सैंपल स्पेस से ये क्या निकलेगा? सैंपल स्पेस। हाँ, एम्प्टी सेट अगर मैं ऐड कर दूं सैंपल स्पेस के सेट्स के अंदर, वो एम्प्टी सेट तो खाली है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। यस, सैंपल स्पेस ही आ जाएगी। और अब इन बातों से क्या इंप्लाई हुआ? लेफ्ट साइड देखें, और लेफ्ट साइड इक्वल आ गई है इसके राइट साइड के। सो व्हाट डज दैट प्रूव? मतलब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट 0 के इक्वल है। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स 1 माइनस 1 इक्वल्स 0 आ गई। राइट नाउ मैंने एक्सियम नंबर 3 से शुरू किया था, और इनफैक्ट एक्सियम नंबर 1 से शुरू किया था, और सॉरी एक्सियम नंबर 2 से शुरू किया था और एक्सियम 3 यूज किया, और मैंने प्रूव कर दिया कि नल सेट की प्रोबेबिलिटी देयरफॉर 0 होनी चाहिए। अगर ये 3 एक्सियम्स आपने लेके चलना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट वो 0 माननी पड़ेगी। फिर ये प्रूव हुआ है, ये लॉजिकल प्रूफ हुआ है। पहली 3 पे तो मैं कह सकता हूं कि जी मान ले आए, इस पे नहीं। ये तो अब एक बात बता दें, हमने सैंपल स्पेस की क्यों ऐड प्रोबेबिलिटी, और अगर हमने ऐड कर दिया तो ये 1 माइनस 1 कैसे हुआ? खाली एक तो 1 बदला था। ओके, प्रूफ दोबारा से शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ आपका सवाल यहाँ पे तो नहीं है कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ऐड क्यों की? यहाँ पे यही है क्वेश्चन, और फिर आगे क्या कि 1 माइनस 1 क्यों किया? 1 तो हो गया, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? पहले इस पे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस मैंने ऐड क्यों की। मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मैं ये एक्सियम नंबर 3 से कोई फायदा उठाना चाह रहा था। एक्सियम नंबर 3 ये कहता था कि अगर 2 डिसजॉइंट इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो मैंने नल सेट को प्रूव करना था। मुझे पता है कि नल सेट के साथ डिसजॉइंट सैंपल स्पेस होती है, तो मैंने उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया। एक्सियम नंबर 3 कहता है कि ये प्रोबेबिलिटी
उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी। उनका यूनियन मुझे बताता है कि उनका यूनियन तो असल में सैंपल स्पेस ही होता है सिंपली। यहां तक आप मेरे साथ हैं? जी सर आगे। ओके, सो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देख लें, और अब तो मैं सिर्फ रीअरेंज किया है कि दिस थिंग इंप्लाइज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और ये जो इधर ऐड हो रहा था दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, राइट? सो मैंने ये इक्वेशन को रीअरेंज किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस तो 1 होता है। अब मैंने एक्सियम 2 यूज किया तो 1 - 1 हो गया और 0 आ गया। जिन्होंने सवाल पूछा था, आर यू कन्विंस्ड और नॉट? जी दोबारा बताइए, जिन्होंने सवाल पूछा था वो बताइए। सर कुछ समझ आया है, रीअरेंजमेंट बात दोबारा करिएगा। इसका आंसर बताएं मुझे। इसका आंसर सर, ये जो मैंने लिख रहा हूं स्क्रीन पे, जहां मेरा माउस है, यू सी इट मूविंग? अच्छा ठीक हो गया, वो रीअरेंज किया, ठीक है सर, समझ आ गया। राइट, हाँ रीअरेंज किया है बस। ओके, आगे चलें। ठीक हो गया, ठीक है जी सर। ओके, दूसरा एक रूल। अब मेरे पास सेट ए था या इवेंट ए, और उसका कॉम्प्लीमेंट में ऐसे लिख रहा हूं सुपरस्क्रिप्ट सी के साथ। और भी तरीके होते हैं, फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये है सेट ए के जो बाहर की चीजें हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूं, यहां पे ना एक लाइन लगा देता हूं कि ये प्रूफ था, रूल उधर था और प्रूफ इधर था। अच्छा, अब रूल अब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये कैसे हम करेंगे? एनीवन? आपको हिंट देता हूं, ये फिर से जो ट्रिक हमने यहां यूज किया था वही ट्रिक इधर यूज होगा। वेरी सिमिलर ट्रिक। सर ए और ए कॉम्प्लीमेंट डिस्टेंस सेट्स होंगे। हाँ ग्रेट, सो वी कैन राइट क्या तो लिखें? जैसे ऊपर में ऐड करके फिर उसको यूनियन में लेके गए थे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऐसे में भी करें। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब Probability of A। ए कॉम्प्लीमेंट और ए, ये तो बाय डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए में वो है जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट होता ही वो है जो ए में नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है। और अगर ये डिसजॉइंट है तो इनकी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी बनती है बेस्ड ऑन एक्सियम 3। और ये कौन सा सेट बनता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। सैंपल स्पेस ये कॉम्प्लीमेंट है सर, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यूनियन की है। जो ए में है उसमें सब आ जाएगा। अगर ये ए है तो ए के जितना भी बाहर है वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट है ना? सर यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना? तो यूनिवर्सल सैंपल स्पेस आ जाएगी। सो मैंने एक्सियम 3 यूज किया यहां पे आ गया, और यहां पे अब क्या यूज करूंगा? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती क्या है अकॉर्डिंग टू एक्सियम 2 कि वो 1 होती है। 1। और अब रीअरेंज कर लेते हैं। मुझे चाहिए क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए थी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स व्हाट? ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और वी गेट 1 माइनस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। परफेक्ट। तो अब आपने ये एक्सियम्स की बेस पे हमने ये बातें की हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा इस पे ईमान ले आए, पहली 3 पे कह रहा था ईमान ले आए। ओके,
अगला सर प्लीज रिपीट दिस सर प्लीज रिपीट दिस ओके ओके इसमें मुझे आप सवाल करें तो फिर मैं कोई जवाब दूंगा। सर मैं मैट्रिक्स में मैंने शुरू से भी देखा ये वाला जो है सेकंड वाला कंप्लीमेंट वाला। मुझे आप इस आपके पास लिखा तो हुआ है ना, आप मुझे कोई सवाल करें कि जी यहाँ ये बात नहीं समझ लगी। सर यही कि आपने 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रूव करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये यहाँ कैसे है? ओके सो एक्सियम 3 क्या कहता था? एक्सियम 3 कहता था कि अगर सेट्स डिसजॉइंट हैं तो डिसजॉइंट सेट्स की आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को अगर ऐड करेंगे तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही कहता था एक्सियम 3। इस पे मुझे बताएं। जी सर ये क्या? ग्रेट। यस सर। तो अगर ऐसा ही है तो मैंने अब ये किया है कि मैंने ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट किया है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किया है। क्या ए कॉम्प्लीमेंट और ए डिसजॉइंट नहीं है? क्या ये इनमें कोई कॉमन हो सकता है? ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ही ये है, वो वाली चीजें जो ए में नहीं है। जी सर। तो इसका मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए डिसजॉइंट है। जी सर। इसका मतलब है कि अगर इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड करूंगा तो इनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी बेस्ड ऑन एक्सियम 3। जी सर। हाँ, यहां मैं एरो डाल देता हूं कि हमने ये इक्वल क्यों किया है। ये एक्सियम 3 की वजह से, ठीक है, एक्सियम 3 यूज किया है। ओके, और अब इसको देख लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन करूंगा ए से तो ये कौन सा सेट आ जाएगा। वो हमने ये वेन डायग्राम बनाई यहां पे कि अगर सेट ए ये है और जो भी सेट ए के बाहर है वो तो सब कुछ होगा ए के अलावा, यानी इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो पूरी सैंपल स्पेस ही आ जाएगी मेरे पास इनके यूनियन से। यहां तक आप मेरे साथ हैं कि नहीं? जी जी सर। और अब मैंने यहां पे, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस आ गई। यहां पे मैंने एक्सियम 2 यूज किया है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, सही। और अगर तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट हैंड साइड आ गई 1। अब तो रीअरेंज कर दिया मैंने कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां तक आप मेरे साथ हैं कि नहीं? यस सर। जी सर ठीक। चलिए, हो गया प्रूफ। एक और देखते हैं। अब ये नया सिंबल आया है इंटरसेक्शन का। हमने एक्सियम में कोई इंटरसेक्शन की बात नहीं की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये कैसे होगा? इसका जो रूल है वो तो पहले लिख देता हूं मैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने प्रूव करना है कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है। कभी कभी इन चीज़ों पे हाथ डालने के लिए ना इट्स अ गुड आइडिया कि वेन डायग्राम बना लें, सिचुएशन देख लें कि ये कौन से सेट्स हैं, ठीक है। सो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तो सेट बी आ जाएगा। लेट्स सी देखते हैं। मेरे पास एक सेट है ए, मेरे पास एक सेट है बी, और ये उनकी इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये रीजन कौन सा बनता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये रीजन बनता कौन सा है? ओवरलैपिंग सर।
सर सेट बी एक्सक्लूडिंग सेट ए। हाँ सेट, ये बल्कि आपने जुमला अच्छा बोला है, इसको लिख लेता हूँ पहले मैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो रीजन बनता है, ये अब आपने क्या जुमला बोला था? सेट बी एक्सक्लूडिंग सेट ए। इज सेट बी एक्सक्लूडिंग सेट ए। बाकी लोग जो बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रा इसको देख लें, ये बात सही है, आपको समझ आती है, आप अग्री करते हैं इससे? यस सर। यस सर, समझ आ गई। यस सर। और यस सर, समझ आ गई। सिर्फ विजुअलाइजेशन बेहतर करने के लिए, नहीं सर। ठीक है, जिनको नहीं समझ आई अगर हम विजुअलाइज करते हैं अब, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो है, एक इसमें एक कॉम्प्लीमेंट होगा, एक कॉम्प्लीमेंट तो ये बाहर वाली चीजें हैं, ए के बाहर, राइट। और लेकिन ए के बाहर तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे उन सारी बाहर वाली चीजों की इंटरसेक्शन चाहिए उन चीजों से जो बी के अंदर है। वेल बी के अंदर तो सिर्फ ये चीजें हैं, और बी के अंदर ये कुछ ऐसी चीजें थी जो ए में भी थी, वो तो अब इस इधर नहीं आ सकती क्योंकि यहां मैं एक कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन ले रहा हूं बी से, ठीक है। तो ये रेड शेडेड रीजन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जिसकी लफ्जों में जो डेफिनेशन है बिल्कुल सही दी थी। मुझे नाम नहीं पता उनका, पर आपने बिल्कुल सही दी थी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज सेट बी बट एक्सक्लूडिंग सेट ए, ठीक है। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी भी ऐसी होनी चाहिए, ये भी वही हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी एक्सक्लूडिंग वो जो ए में थी। लेकिन हम एक्सियम्स को लेके चलते हैं, इंट्यूटिवली तो हम शायद पहुंच जाएंगे इन रूल्स पे, लेकिन हम एक्सियम्स की बेस पे अब इनको करते हैं, और इसी डेफिनेशन से चलते हैं जो अभी लिखी है कि ए कॉम्प्लीमेंट बी इज सेट बी एक्सक्लूडिंग सेट ए। इनफैक्ट लेट्स, पता है उस पर टाइम लग जाएगा, लेट्स ए कॉम्प्लीमेंट सेक्शन बी, इसको बल्कि मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। लेट्स जस्ट लीव इट एट दिस। और अगर आपने एक्सियम से फॉर्मली इसको किसी ने ट्राई करना है तो आप कर लें, मैं फिलहाल इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सर जी सर, हम सीधा बी माइनस ए नहीं लिख सकते थे? बी माइनस ए, वो भी यही बनना था। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। बी माइनस ए, जब आप कहते हैं 3 माइनस 2 तो इसका आंसर आ जाता है 1। जब आप कहते हैं समथिंग एल्स, आई डोंट नो, 12 माइनस 20, इसका आंसर आ जाता है -8। जब आप कहते हैं सेट है कोई, उसमें 2 4 6 पड़ा है, और एक और सेट है और उसके अंदर सारे इंटीजर्स पड़े हैं, सारे इंटीजर्स, इनका माइनस क्या होता है? सेट्स का माइनस, क्या ये कोई डिफाइंड ऑपरेटर है? नहीं सर। तो हाँ, तो इससे जो बेहतर काम है ना, सेट्स पे हम ना प्लस माइनस की बजाय सेट्स के ऊपर जो ऑपरेटर होते हैं जिनका प्लस माइनस की तरह का रोल होता है, सेट पे एक ऑपरेटर होता है यूनियन का, कि दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। एक ऑपरेटर होता है इंटरसेक्शन का, कि उनके कॉमन एलिमेंट्स ले आए। एक एलिमेंट होता है डिफरेंस का, वो इस तरह / एक होता है, वो सेट डिफरेंस। यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, चलिए बी डिफरेंस ए, बी और ए का डिफरेंस, यानी वो एलिमेंट्स जो बी में हैं पर ए में ना हो, ठीक है। और ये उल्टा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कुछ और होगा, वो एलिमेंट्स जो ए में हैं और बी में ना हो। तो सेट्स का डिफरेंस जो है वो ये / ऑपरेटर होता है, दैट्स डिफरेंट। तो जब भी हम सेट्स की बात करेंगे तो सेट्स
अगर सेट की बात हो रही है तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑपरेटर होंगे। प्लस माइनस कभी नहीं आएगा। प्लस माइनस हमेशा नंबर्स के साथ होता है। अच्छा सर, बी डिफरेंस है लिख सकते हैं? जी लिख सकते होंगे, पर मैं पॉइंट कंप्लीट कर लूं कि यहां पे हम माइनस लेके आ रहे हैं, पर माइनस नोट करें किस पे आया है, प्रोबेबिलिटी जब आ गई हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी तो नंबर है, तो नंबर्स को हम माइनस कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेट्स की बात करते थे वहां पे ये सेट्स के ऑपरेटर होते थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। जी अब आप कह रहे हैं कि बी और ए का डिफरेंस। जी सर, जो बी में क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इससे बेहतर नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंस है? मुझे लिख के बताएं फिर क्या मैं क्या लिखूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफरेंस ए, डिफरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये जो अभी लिखा है ये गलत है जो मैंने लिखा है? यस सर। अच्छा और फिर ऐसे लिखूं? यस सर। ये डिफरेंस का ऑपरेटर तो सेट्स पे होता है, ये तो नंबर आ गए, अब ये तो नंबर आ गए, राइट? ये सिर्फ सेट्स पे ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह बी माइनस ए लिखना भी गलत होगा, और जब नंबर्स आ जाते हैं उन नंबर्स पे फिर ये ऑपरेटर्स लगाना ये भी गलत होगा। ठीक है, आपको एक आइडिया होता जा रहा है? यस सर। ओके। सर अक्सर बुक्स में ऐसे होता है, अब भाई अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो उसके आगे यू माइनस ए लिखा हुआ होता है सेट्स में। सेट्स में बिल्कुल सही लिखा हो, यू माइनस लिखा होता है। यस सर, यू माइनस ए। अगर तो लिखा भी हुआ है ना, तो अगर कोई किताब उस तरह का रूल फॉलो कर रही है, चलो ठीक है। बेहतर आइडिया यही है कि आप सेट्स की बारी सेट्स के ऑपरेटर यूज करें और नंबर्स की बारी नंबर्स के ऑपरेटर्स यूज करें। ये इससे बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाती है। मैं ये मान सर हमने सेट माइनस एज ऑपरेटर पढ़ा है, जैसे हम यूनियन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, वैसे हम माइनस का भी एक ऑपरेटर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। देखें, एज लॉन्ग एज आपको क्लियरली पता हो कि यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, और वो माइनस का मतलब अगर यही हो रहा हो, दैट्स फाइन। है तो एक सिंबल ही ना, पर एज लॉन्ग एज आपको पता हो कि ये नंबर्स की तरह नहीं हो रहा अब। ठीक है, ये नंबर्स की तरह नहीं होता, वो सेट का एक अपना ऑपरेटर होता है माइनस का। हाँ, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि सेट्स की बारी आप अपनी टर्मिनोलॉजी हम ज्यादा क्लियर कर लेते हैं कि सेट्स की बारी हम जिसको माइनस कहते थे, अब हम उसको बैकस्लैश ऑपरेटर कहते हैं, जिसको सेट डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। इसका नाम है, जिस तरह बाकियों का यूनियन और इंटरसेक्शन था नाम, ये है सेट डिफरेंस। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर ये जो थर्ड नंबर पे आपने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जी तो इधर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिख सकते हैं माइनस फिर आगे? शायद लिख सकते हो, मैंने उस तरह का रूल अभी मतलब मैं वो अभी स्टडी नहीं कर रहा। हो सकता है इसको लिखने का और भी कोई तरीका हो। मैं तो फिलहाल ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालनी है, उसका एक फॉर्मूला ये बन जाता है। और कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, आपके वाला शायद होता हो शायद ना तो हो। ये आपने फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया, एक दफा बता दें दोबारा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मैं ये वाला सर्कल कह रहा हूँ पूरा, राइट? जी जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैं इस पूरे वाले सर्कल को कह रहा हूँ, सेकंड वाले को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैं इस रीजन को कह रहा हूँ, इस शेप को जो दोनों में है, ऐसा ही है। ओके, मैंने सिर्फ अब ये देखना है कि ये जो इस डायग्राम में इस रीजन की शेप बनती कौन सी है, कौन सा रीजन कौन सा है। ये वो जो हमने जुमला लिखा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, वो जुमला वो रीजन बनेगा ये रेड वाला, कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के बाहर, और फिर बी के साथ इंटरसेक्शन यानी सारे का सारा बी, लेकिन वो पार्ट नहीं जो ए में था। तो
तो हमने, इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी वही होगी जो ये शेडेड रीजन की, रेड रीजन की प्रोबेबिलिटी है। और रेड रीजन की प्रोबेबिलिटी अगर ओवरऑल देखें, सॉरी इनफैक्ट हाँ मतलब ये रेड और ब्लैक रीजन जो है डिसजॉइंट है। ये रेड रीजन जो मैंने बनाया है और ये जो ब्लैक रीजन बनाया है, आर दे डिसजॉइंट? कॉमन तो नहीं है ना इनमें? नहीं सर। So, इसका, Yes, sir. तो इसका मतलब है मैं इनकी यूनियन करके इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो बराबर आएगी इनके सम से। सही? एक्सियम 3 मेरे साथ हैं आप लोग कि नहीं? Yes, sir. सो ओके, और ये कौन सा रीजन है? Red union black. ये सेट बी तो नहीं है? सर सेट बी है ये। ये सेट बी है। जो ब्लैक है ये कौन सा रीजन है? Sir, A और B के दरम्यान में जो ओवरलैप रीजन सेट्स की जुबान में बताएं, सेट्स की जुबान में। आप सही कह रही हैं, A intersection ए इंटरसेक्शन A intersection B. परफेक्ट। और ये रेड वो रीजन है जो हमें चाहिए था। Set B है एक कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है बी के साथ, एक कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है बी के साथ, राइट? Yes, sir. तो देर वो मुझे आंसर मिल गया। अब रीअरेंज कर लेते हैं। सो मैं चाह रहा था कि ये एक्सरसाइज आप करते। अब तो ये है कि मैंने एक्सियम्स को यूज करके प्रूव कर दिया है, तो मैं चाह रहा था कि ये एक्सरसाइज आप ही करते, पर चलें आगे देखते हैं। तो ठीक है, इज इट प्रूवन? Yes, sir. Thank you very much. ओके ग्रेट। तो इसका प्रूफ यहाँ पे आ गया। आगे चलते सर लेकिन ये हम आप एग्जांपल देके बता सकते हैं किसी की प्रोबेबिलिटी निकाल के? नहीं अभी नहीं, पूरा उससे ज्यादा क्लियरिफाई हो जाएगा ना, क्योंकि अब जैसे ये आपने जो थर्ड वाला एग्जाम लिया तो उसमें प्रोबेबिलिटी बी माइनस होगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी वो भी हमें नहीं पता ना अभी। नहीं, तो आपने ये वाला सवाल इधर क्यों नहीं किया रूल नंबर 2 पे कि ए की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? ए की प्रोबेबिलिटी तो निकाल लेंगे ना, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ, इंटरसेक्शन वाली नहीं पढ़ी ना हमने। तो देखें पॉइंट इज कि अभी हम सिर्फ रूल देखना चाह रहे हैं। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि ए कौन सा सेट था। एक्सपेरिमेंट में तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कोई बताया हुआ, यानी ये जनरल रूल्स हैं। दे विल अप्लाई फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट्स इन ऑल सिनारियोज, दे विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, तो अगर आपको प्रूफ मिल गया है, अगर आपने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है, तो आप इसको बेफिक्र होके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो प्रूफ यानी कि अभी हम सिर्फ ये एक तरह से फॉर्म में डिराइव कर रहे हैं कि बाद में हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के लिए। जी, कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो अब आप इनको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और ये मैं तो चंद फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ सिर्फ एक्सरसाइज की खातिर। इस तरह तो कई फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं, ये तो सिर्फ हम प्रूफ्स की एक्सरसाइज थोड़ी सी कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, आप एक और चीज देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जी बताइए। सर आपने तो सिर्फ प्रूफ कर दिया ब्लैक रेड इनका यूनियन यूज करके ऐसे। अगर हमने से प्रूफ करना हो हम क्या करेंगे? ऐसे हम रेड करके बता दें रेड ये है ब्लैक ये है। क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? सर ऐसे तो नहीं ना कर सकते, हमारे पास सिर्फ एक ही पेन होना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो वो एक समझ लीजिए आप चाइल्डिश प्रूव हो जाएगा। पैरेलल यूनिवर्स पैटर्न में लाइन लगा के डिफरेंस कर लेंगे ना। देखें, आप अगर वेन डायग्राम की तरफ ना जाएं, अगर आप मसलन किसी एक स्टूडेंट ने इसको लॉजिकली इसका जुमला लिख लिया था, इस जुमले से भी ये सारी बातें निकल सकती हैं, यानी वेन डायग्राम पे जाना भी जरूरी नहीं था। दूसरी बात, आप जब कहते हैं पेन, तो अगर आप एक इधर लाइनें लगा लें और इसकी लाइनें इधर लगा लें तो फर्क हो गया ना सेट।
मतलब ये तो ये अब इमेजिनेशन इसका तो जो आप कह रहे हैं एक सेंटेंस में भी मतलब उससे सॉल्व हो सकता है लॉजिकली, तो वो सेंटेंस कैसे सॉल्व होगा? ये मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ अब, क्योंकि मैंने तो ये भी नहीं कराना था, मैं आप पे छोड़ना चाह रहा था। तो इस सेंटेंस से किस तरह आगे जाना है ये आप पे छोड़ देता हूँ। ट्राई दिस। ठीक है सर। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स, यार ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे प्रूव होगा? ये कैसे होगा जी? सर वो हमें कॉम्प्लीमेंट आना है, पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं, सही लिखा है, अब तो प्रूव करना है ये। सर अगर हम ए और बी जो आपने पिछली फ्रेंड डायग्राम थी उसमें हम ए और बी को कंप्लीटली स्ट्रेट करें, क्योंकि ए यूनियन बी है, कंप्लीटली स्ट्रेट करेंगे वो तो ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन लास्ट वाली में इस मतलब के जो मैंने मेथड बताया, ठीक है, सर इंटरसेक्शन निकाल के ए और बी वाला सेट होगा। ठीक है। ए यूनियन बी जो रीजन है वो ये टोटल रीजन ये बनता है। ए यूनियन बी जो है ये बनता है ए का सारा और बी का सारा रीजन कंबाइंड, ये जो है सारा ऐसा ही। तो सर ये आपको कैसे पता चला कि ओवरलैपिंग है? वो डिसजॉइंट भी तो हो रहे हैं मैंने डायग्राम बनाने के से पहले। अगर ये ज्यादा जनरल केस है जो मैंने ओवरलैपिंग का बना दिया, यानी अगर इनका ओवरलैप नहीं है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा खुद ही। जी सर। यानी अगर ओवरलैपिंग है तो एंड सेक्शन बी कुछ आ जाएगा, वरना एंड सेक्शन बी जो है एम्प्टी सेट होगा। ओके सर। तो ये मैं ज्यादा बड़ा जनरल रूल अब आपके सामने रख रहा हूं। इसका रफ प्रूफ इस तरह से देख लेते हैं। अगेन एक्सियम्स को जी ये तो इटसेल्फ थर्ड एक्सियम है। नहीं है, थर्ड एक्सियम में इंटरसेक्शन का कोई जिक्र ही नहीं था, याद है आपको? चलो ठीक है। थर्ड एक्सियम तो हमने जान के बड़ा कंस्ट्रेंड किस्म का बनाया था कि सिर्फ डिसजॉइंट सेट्स के लिए। डिसजॉइंट सेट्स में तो इंटरसेक्शन जीरो ही होती है। तो ये थर्ड एक्सियम से जरा सा बढ़ के आगे की कोई चीज है। जी ओके, इसकी मैं रफ एक्सप्लेनेशन ये दे देता हूं कि ए यूनियन बी जो है contains all elements in A and B, ठीक है। और A जो है it contains all elements in A including those that are in A intersection B। ये जुमला सही लिखा है मैंने? जी सर। B contains all elements in B including those that are in A intersection B। सही? ये सही भी थी। ये सर। ओके, और तो जब मैं ये करता हूं तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके अंदर
जो ए इंटरसेक्शन बी है ये 2 दफा नहीं काउंट हो गया? सर बी की जगह क्या बोला आपने? बी सर हो जाएगा 2 दफा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनको ऐड कर देता हूं तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाले जो एलिमेंट्स थे वो 2 दफा काउंट हुए हैं, क्योंकि वो एक दफा ए में थे, एक दफा वो बी में थे जो कॉमन थे। यस सर, ये 2 दफा ही हो गया। ओके, और जबकि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो हमें चाहिए था, वो तो ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी की बात करता है, यानी एक दफा काउंट किए हुए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए तो वो आप इनकी इंडिविजुअल वाली ऐड कर लें, लेकिन इस इंडिविजुअल ने जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 2 दफा ऐड कर दिए होते हैं, तो एक दफा कॉमन एलिमेंट्स को माइनस कर दें, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। एंड दिस रूल इज जनरल कि अगर तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे तो ठीक है, ये इंटरसेक्शन वैसे ही 0 आ गई होगी, जीरो सेट, नल सेट, अगर कॉमन थे ही नहीं। और अगर कॉमन नहीं थे इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स थे, और डिसजॉइंट सेट्स पे वही एक्सियम 3 के बराबर हो जाएगा ये सब कुछ। यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इफ सेट ए जी सर वो given A will contain all A will contain all elements of all elements A and B और B वाला जो 2 लाइन है वो जरा रिपीट कीजिएगा, कैसे वो A इंटरसेक्शन B को आ रही है? इक्वल तो मैंने नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है कुछ। B के A जो है वो सेट वो contain all elements ए जो सेट है, आपकी सॉरी आवाज़ बीच में कट गई थी, अगर आपका सवाल मैं समझा, ए जो सेट है वो उसमें सारी वो चीज़ें जो ए में है, मतलब बाय डेफिनेशन, और लेकिन उसमें वो चीज़ें भी हैं जो, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। इसी तरह बी के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो ए में भी हैं बी में भी हैं। जब हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, इसका मतलब हमने जो कॉमन चीज़ें थी ना वो 2 दफ़ा ऐड कर ली। राइट, या ओके, या चलें मैं अब थोड़ी सी सर? जी जी बताइए। सर ये अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को हम वहां जाके प्लस कर देते ए यूनियन बी के साथ, फिर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कर देते तो फिर भी तो ए यूनियन बी तो पहले सारे आ ही जाते और कॉमन वाले भी आ जाते। ठीक है, फिर लेकिन ए यूनियन बी हमें पता है कि ए के प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है एक्सियम 3 के मुताबिक। नहीं नहीं नहीं, एक्सियम 3 सिर्फ डिसजॉइंट सेट्स के लिए है, ये तो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक ठीक, थैंक यू। तो देखें, इसको वो जो एक्सियम से ना उनको यूज़ करके भी प्रूव किया जा सकता है, और असल वही तरीका है। मैं जान के इनको इस एक्सियम से प्रूव नहीं किया, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इनके ऊपर रूल नंबर 3 पे भी मैं चाह रहा था कि, लेकिन वो मैंने कर दिया अब एक्सियम्स के साथ। रूल नंबर 4 भी एक्सियम्स के थ्रू होना चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करें इसको प्योर एक्सियम्स को यूज़ करके। ओके, इफ़ ए, अच्छा नंबर 5, मेरे पास एक सेट ए है
जो कि सेट बी का सबसेट है, ठीक है। ये सबसेट की नोटेशन आप लोग समझते हैं? यस सर। क्या सबसेट्स में वो नोटेशंस होती हैं, प्रॉपर सबसेट और कंप्लीट सबसेट, क्या होती हैं, कुछ पता है आपको? जी सर। क्या होती हैं? सर ये प्रॉपर सबसेट के केस में नीचे लाइन नहीं आती, बाकी आती है। तो ये जिस तरह से अभी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? सिंपल सबसेट। Sir, every element of set B is an element of set A. आर यू श्योर? B के सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A में होंगे, ये जरूरी नहीं है कि A वाले B में हो। उल्टा कर रहे हैं, एक एलिमेंट बी में। ओ ये हाँ, उल्टा था। तो ए का हर एलिमेंट बी में होगा, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे लाइन है, ये क्या कह रही है? So ये सबसेट है, if A is a subset At least one element of A is not of C. मेरे सर ख्याल ये सिंपल सबसेट है, अगर हम प्रॉपर सबसेट यूज करेंगे तो उसके नीचे लाइन नहीं आएगी, ये डिफरेंस होता है इनका। इसका मतलब ये है कि ए जो है बी से छोटा है। ये जो मैंने अब लिखा है ना, इसका मतलब है कि ए जो सेट है वो बी से छोटा सबसेट है। लेकिन इसका मतलब है कि ए बी के बराबर भी हो सकता है छोटा हो सकता है बराबर भी हो बी के। ये जो नीचे लाइन लगाई हमने, दैट्स व्हाट इट मींस। सर प्रॉपर सबसेट में जो बी है ना उसमें एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो वो तो ये सिचुएशन होगी। जी वो ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। हाँ, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। यानी ए जो है वो बी से अगर छोटा है तो फिर मैं इस तरह लिखूंगा। लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि ए बी से छोटा भी हो सकता है और हो सकता है ए बिल्कुल बी के बराबर भी हो, तो फिर ये नीचे लाइन आ जाती है, ठीक है। ये नोटेशन अब आइंदा तंग तो नहीं करेगी हमें? नो सर। ओके, मैं इधर कहना चाह रहा हूं कि अगर एक सेट ए है जो बी का सबसेट है या बराबर भी हो सकता है, तो फिर उनकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, ए की प्रोबेबिलिटी वो भी बी की प्रोबेबिलिटी से छोटी होगी या बराबर होगी। इसको कैसे प्रूव करें? लफ्जों में कर देते हैं और मैं आपकी हेल्प कर देता हूं शुरू में। इफ ए अकर्स देन, आगे जुमला आप कंप्लीट कर सकते हैं। सर तो बी भी अक्कर होगा फिर। यस, but if B occurs, then maybe or maybe not. then A might or might not occur। यानी B का एक ऐसा एलिमेंट अकर हो गया है, B का एक ऐसा एलिमेंट अकर हो गया है जो A में नहीं था। तो सेट B तो अकर हो गया पर सेट A अकर नहीं हुआ होगा, इवेंट A। इसका मतलब है कि जब भी ए अकर होता है तो बी अकर हो जाता है, लेकिन जब बी अकर होता है तो जरूरी नहीं कि ए अकर हो जाए। इसका मतलब ए के अकर होने के चांसेस कभी भी बी के अकर होने के चांसेस से ज्यादा नहीं हो सकते, राइट? यस सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Therefore, likelihood of occurrence of A can never be more than, बराबर हो सकता है अगर वो सेम सेट है, can never be more than likelihood of occurrence of B, जिसको प्रोबेबिलिटी की जुबान में हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। Yes, sir.
पे डिपेंड नहीं कर रहा और बी पे कर रहा है, ऐसा कैसे करते हैं? कह लें, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतर तरीका देखने का ना ये दो जुमले होंगे कि अगर आपके पास इस तरह सेट बी है एक, और उस सेट बी के अंदर कोई सेट ए है, तो अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ए अकर हो गया है, इसका मतलब है कि आप इस सर्कल के अंदर हैं, और अगर आप इस सर्कल के अंदर हैं इसका मतलब आप बी वाले सर्कल के अंदर तो डेफिनेटली होंगे। तो जब भी ए अकर होगा बी ने अकर हो जाना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप बी के अंदर हैं, तो मुमकिन है आप बी के अंदर ऐसी जगह पे हो कि ए अभी अकर नहीं हुआ, तो यानी हो सकता है बी ज्यादा दफा अकर हो रहा हो और ए ना हो रहा हो, लेकिन जब भी ए अकर हो रहा है बी ने अकर होना ही होना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा छोटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, या अगर सेम सेट है तो बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। यस सर। ओके, ये तो हो गए, हमने 5 रूल्स कोई बनाए थे, ये अक्सर यूज होंगे, कई और रूल्स बन सकते हैं। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहली एग्जांपल, आप लोगों के पास कागज पेंसिल हैं? यस सर। ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 इवेंट्स हैं ए और बी, उनकी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है, 0.6, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है। सवाल है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। कैसे करें? सर जो थर्ड रूल पढ़ा हमने, थर्ड रूल या एक्सियम? सर जो रूल पढ़ा है। कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, वो तो इंटरसेक्शन का था, दोनों तरफ उसमें इंटरसेक्शन थी। सवाल तो है यूनियंस का। सर दोनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके, लेट्स सी। जब और अगर इनका हम यूनियन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है, क्योंकि बी और बी कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट है। ठीक है, देख लेते हैं। जब कुछ समझ ना दोनों आ में रहा सिर्फ ए ही हो, कॉमन है। हाँ, सबसे पहला अच्छा आइडिया ये होता है कि वेन डायग्राम से कुछ समझने की कोशिश कर लेते हैं। सो ए बना लिया, बी बना लिया, और चूंकि सवाल ने कुछ कहा नहीं ना कि ये डिसजॉइंट हैं या नहीं है, तो हम अस्यूम करते हैं कि नहीं है, ताकि ज़्यादा जनरल केस कवर हो जाएगा हमारा। जब तक सवाल कहता नहीं हम डिसजॉइंट अस्यूम तो नहीं कर सकते। ओके, ये ए और बी आ गया। ए यूनियन बी यानी पूरे का पूरा जो ए और बी का रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा रीजन होगा? सर सेट सॉरी सर्कल यानी कि सेट ए एक्सक्लूडिंग बी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें बी सारा एक्सक्लूड होगा, बाकी सारा इंक्लूड होगा। सर पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ये मैंने सही बनाया है?
यस सर बिल्कुल ठीक। ओके, तो ये जो रीजन है नहीं है सर, सही नहीं है। नहीं सर, ए का यूनियन सही करना है। है बी के कॉम्प्लीमेंट से। बी के कॉम्प्लीमेंट में ए पहले ही मौजूद है, लेकिन ए का वो पार्ट नहीं मौजूद जो इंटरसेक्शन में था। यानी देखें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बी का कोई हिस्सा नहीं आ सकता, ऐसा ही है ना। यस सर, और बी के कॉम्प्लीमेंट में वो सारी चीजें हैं जो बी में नहीं है, तो इसका मतलब पूरी सैंपल स्पेस आ जानी है बी के बाहर वाली। ओके सर। लेकिन यूनियन भी तो हो रहा है। जी, यूनियन कर लें आप, वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर पहले ही थी वो चीजें जिनके साथ आपने यूनियन की है। सर ये जो आपने शेड्यूल किया जरा इसको रिवाइज कीजिएगा, किस तरह ये शेड्यूल हुआ है, मुझे समझ लगेगा। ओके, सो मैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूं। पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट देखता हूं। बी कॉम्प्लीमेंट जो है ना, वो बी के बाहर सारा कुछ जो होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट है, राइट। ओ, एक मिस कर गया हूं मैं, ये रीजन भी आएगा, ये भी आएगा, ये जो इंटरसेक्शन वाला भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब मौजूद है रीजन। कि ये जो कॉमन रीजन था ये बी कॉम्प्लीमेंट की वजह से तो बाहर चला गया, लेकिन जब आपने ए के साथ यूनियन किया तो ये रीजन फिर से वापस आ गया जो कॉमन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो हम कोई फॉर्मूला ला सकते हैं यहाँ पे कि ये ब्लू रीजन अब कैसे आया था? कैन वी गेट अ फॉर्मूला? अगर तो हम फॉर्मूला नहीं ला सकते तो अब हम जरा मुश्किल तरीके से चलते हैं। अब सर अगर हम ये सेकंड वाला जो आपने इवेंट बताया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऐड कर दे तो हमारे पास ए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोबारा बताइए किसमें? ये जो आपने सेकंड इवेंट बताया ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में हम प्रोबेबिलिटी ऐड कर दें ए इंटरसेक्शन बी की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए आ जाए। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने दी नहीं थी। हाँ, तो वो तो है नहीं। अब थोड़ा मुश्किल तरीके से चलते हैं। मेरे पास, क्योंकि जो सवाल ने मुझे चीज़ें दी हुई है ना, मैं उनके साथ अब कुछ खेलना शुरू करता हूँ। सवाल ने मुझे सिर्फ दो चीज़ें दी हैं, अब मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं क्या करना है। मैं उन दो चीज़ों को देखता हूँ कि ये क्या है। मुझे ए यूनियन बी कोई रीजन दिया है और एक मुझे दिया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं पहले इनको यूनियन करके देखता हूँ कि ये ओवरऑल किस रीजन की बात हो रही है, कंबाइंड क्या बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है, दोनों में तो ए है, तो इसका आंसर बनेगा, इनफैक्ट मैं सिर्फ ब्रैकेट्स तो वैसे अपने लिए डाले थे, मुझे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। इस ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मैं सिर्फ ब्रैकेट्स हटाए हैं। ठीक है, और इसमें ए की यूनियन ए के साथ ये तो ए ही होता है, ए यूनियन ए तो ए ही आएगा, है ना। तो दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हाँ, ये तो सैंपल स्पेस होती है। यस, सो आई गेट ए यूनियन सैंपल स्पेस। और ये क्या होता है? सैंपल स्पेस ही, सैंपल स्पेस। तो इसका आंसर है सैंपल स्पेस। सही? ये सही। ओके, आप बताएं, सोचें इस पे। बी का यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से,
मैं और मेरे अलावा, ये तो पूरा यूनिवर्स नहीं आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा ना कि u माइनस p के मैं और मेरे अलावा पूरा यूनिवर्स नहीं बन जाएगा। जी जी सर। तो b और b के अलावा पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी। सर ये जो b कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब ये है कि u माइनस p के अलावा u यानी यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस b से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये क्लियर है ना? ये तो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ये वाली बात कि एक जी, सेट जी। और उसका कॉम्प्लीमेंट वो पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी अगर यूनियन ले लें उनकी। तो ओके, लेफ्ट हैंड साइड ये है और वो राइट हैंड साइड ये आ गई है, सैंपल स्पेस के बराबर है। इसका मतलब ये है अच्छा, अब हमने ये देखना है, हाँ एक्सियम्स पे चलते हैं। हमारे पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमने ये जो मेरे दो सेट्स थे, ए यूनियन बी, और फिर मैंने यूनियन कर लिया उसका दूसरे वाले के साथ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको अभी हमने प्रूव किया है कि ये टोटल जो यूनियन है ये असल में सैंपल स्पेस आएगी। अभी हमने प्रूव किया। और ये असल में एक कोई सेट है, उसकी यूनियन ले रहा हूं दूसरे सेट से। अभी रूल नंबर कॉन्सिक्वेंस नंबर 4 जो हमने पढ़ा था यहां पे, ये देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंस नंबर 4 के दो सेट्स की यूनियन जो है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन होती है। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। ओके, तो मैं यहां पे भी यही करने लगा हूं अब कि दो सेट्स की यूनियन है, मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऐड करूंगा और इंटरसेक्शन माइनस करूंगा। सो इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस इन दोनों की इंटरसेक्शन, वो देख लेते हैं। माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इस इंटरसेक्शन को देख लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन क्या आती है। ये आप लोग बता सकते हैं ए यूनियन बी और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या होंगे? सेट इनमें सिर्फ ए कॉमन होगा, क्योंकि इधर आपने ए की यूनियन की बी के साथ, यानी ये जो भी चीज है इसके अंदर ए मौजूद है, और यहां ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किया, यानी ये जो भी चीज है इसमें ए मौजूद है, और इस चीज में ए के अलावा बी मौजूद है, और दूसरी चीज में ए के अलावा बी कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, यानी और कुछ कॉमन नहीं है। पहली साइड पे सिर्फ वो चीजें जो बी में है और दूसरी साइड पे वो चीजें जो बी में नहीं है, कॉमन सिर्फ ए है। ये ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं, इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने शॉर्टकट मार लिया लॉजिकली बस कि इसमें सिर्फ ए कॉमन हो सकता है। ठीक है, इसको आप वेन डायग्राम ड्रॉ करके और अपने आप को कन्विंस कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। जी सर, ये हो गया। तो यानी कि अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से -1 कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी तो वो एक ही आ जाएगी। ठीक है, हाँ अब आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो अगर ये ए है तो इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पे P ऑफ S आ गया है लेफ्ट साइड पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ढूंढना क्या है मैंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढना है मैंने, ये था सवाल। सो मेरे पास आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर ले जाता हूँ दूसरी तरफ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है?
सवाल ने बताया हुआ है। सवाल ने सारी चीज़ें दी। ये 0.6 है, ये 0.8 है, और ये हमें पता है एक्सियम 2 से कि ये 1 होता है। सो इसका जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, वो आएगा 0.6 प्लस 0.8 माइनस 1 इक्वल 0.4। दैट्स द आंसर जी। सर जो ऊपर आपने लिखा था ना ए यूनिट ई यूनियन ए यूनिट ई, तो आपने यूनियन दरमियान क्यों लगाया? यूनियन को नहीं लगा सकते? वैसे में तो ऐसा उसने कुछ नहीं बताया कि आप उसको लाजमी है कि यूनियन लिखना। जी ये बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे मैंने यूनियन क्यों लगाया। यूनियन इसलिए लगाया क्योंकि मैं सवाल पे टकरे मार चुका था और मुझे पता था कि सोल्यूशन इससे निकलती है। और ये एक्सपीरियंस आपको भी हासिल करना पड़ेगा कि अच्छा, कि मैंने जब शुरू में कहा ना मेरे पास 2 सेट हैं, मैं इनके साथ खेलना शुरू करता हूँ। तो खेलना शुरू करने का मतलब यही है कि मैं अच्छा इनको इस तरह कंबाइन करते हैं, अच्छा कॉमन वाले देखते हैं। तो जिस चीज़ से सोल्यूशन निकल आया था मैं आपके सामने सिर्फ वो पेश कर दिए। लेकिन ओरिजिनली ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि हो सकता है हम इंटरसेक्शन से शुरू होते, इंटरसेक्शन से शुरू किया होता हमने, हो सकता है 15 मिनट बाद हमें आंसर ना मिला होता और फिर हम यूनियन पे आए होते। सॉरी, जो पहले बोले थे यानी कि सर यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइज करनी पड़ेगी, और क्या पता हमारे पास इससे छोटा मेथड भी निकल सकता है कि हमें प्रोबेबिलिटी लास्ट आंसर निकालना है, तो किसी ना किसी तरह चाहे यूनियन का इंटरसेक्शन करके हमने लास्ट पे आंसर निकालना कुछ ना कुछ। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं शायद ये डायग्राम ड्रॉ की थी कि हो सकता है इधर से हमें कोई छोटा आंसर मिल जाता। जब वो क्विकली हमें नहीं मिला तो फिर मैं इस लंबे वाले तरीके पे चला गया था। हो सकता है इससे छोटा बिल्कुल मिलता हो। अगली एग्जांपल। सर ये कन्विंस योरसेल्फ जो लिखा आपने ये दोबारा समझा दें एक बारी। कन्विंस योरसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को कन्विंस करें। नहीं सर, ये जो आपने लिखा कि ए होगा ये टोटल, तो वो समझा देंगे कैसे? उसके आगे लिखा क्या है मैंने, कन्विंस योरसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अपने आप को कन्विंस ही करें जी। और इंस्ट्रक्टर से मत पूछें, क्योंकि इंस्ट्रक्टर चाह रहा है कि ये एक्सरसाइज आप खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। यानी इसको आप अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करके शो करना चाहते हैं, या आप इस तरह समझे ना कि जैसे मैंने होमवर्क प्रॉब्लम आपको दे दी है, प्रूव करना है आपने कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो ए आएगा। तो ये वेन डायग्राम से कर लें, कोई एक्सियम यूज़ कर लें, वो जो कोई रूल कोई यूज़ कर लें, कन्विंस योरसेल्फ कि ये सच है। ठीक है। में आपने लिखा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जी। दूसरे स्टेप में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कहाँ गया? ए यहाँ मैंने ए और ए की यूनियन ले ली थी, और ए और ए की यूनियन ए ही होता है। ठीक है। तो फिर यहाँ बी का क्या हुआ दूसरे स्टेप में? दूसरे स्टेप में क्या हुआ? दूसरे स्टेप में लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जी जी। फिर यहाँ ए नहीं आना चाहिए बी के कॉम्प्लीमेंट की जगह? नहीं, ए यूनियन ए तो मैंने इकट्ठे, ओके मैं इधर से क्या मैं इनको रीअरेंज नहीं कर सकता? सेट्स के यूनियन ही है ना। आपने जिस तरह आप 2+3+4 लिख लें या 2+4+3 लिख लें, फर्क तो नहीं पड़ता ना, यूनियन ही कर रहा हूं मैं सेट्स की, तो मैं रीअरेंज कर लूँ। हाँ, इसको मैंने कहा कि ये तो ए ही होता है। ओके एग्जाम्पल नंबर 2 जी। जी बताइए। जी जी बताइए। सर इसका कोई पैटर्न भी होगा? अगर हमारे जैसे हमने वेन डायग्राम बनाई है उसके बाद हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उसके बाद कोई पैटर्न भी होगा? हमने पहले यूनियन ले लेना है डेटे का, क्या करना है इस तरह का? अगर कोई पैटर्न है तो वो ये होगा, कीप ट्राइंग, लगे रहें।
फिर शायद आपको Okay. कोई पैटर्न्स नजर आने लग जाएं अगर कोई हैं। ठीक। अच्छा जी, अगला सवाल आपने से यहाँ पे प्लस कैसे किया था? किसका प्लस? ये जो ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अब आगे माइनस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन इस तरह ये आपने क्यों किया था? सॉल्व तो हो गया लेकिन आपको कैसे पता लगा? यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है, कौन सी? ये जहाँ मैंने एरो ड्रॉ किया है, ये वाली पूरी लाइन, जी सर। यहाँ मैंने ये यूज किया। जी सर। जी सर। यहाँ मैंने ये रूल यूज किया है। जो रूल नंबर 4 ऊपर हमने डिराइव किया था। दो Okay. सेट्स की यूनियन की प्रोबेबिलिटी उन दो सेट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर जी सर जी जी सर जैसे आपने अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि कोई मेथड नहीं है इसको सोल्व करने के बाद, तो आपने कहा कि आपको समझ में आ रही तो आप मतलब कोशिश करते रहें, कोई ना कोई आपको तरीका मिल जाएगा। अब हम जब फाइनल में जाएंगे हम खाली ये सोच करने जाएंगे कि हम तरीके वो मतलब कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। हम इस प्रोसेस करके ना हमारे जा सकते हैं, और इतना टाइम भी नहीं होगा हमारे लिए कि हम कोशिश करके सवाल सोल्व करें। जी बिल्कुल हमारे पास एक पर्टिकुलर मेथड हो। जी बिल्कुल, जो लोग फाइनल में कोशिश करेंगे उनके साथ यही होना चाहिए था। ऑफ कोर्स कोशिश आप कोर्स में कर रहे होंगे, तो ये लगे रहें जो मैंने कहा है। ये तो आप जब कोई सवाल हल करते हैं प्रैक्टिस में, तो यू कीप ट्राइंग और फिर आप किसी से पूछ भी लेते हैं बाद में, पर कोई 5-6 दफ़ा ट्राई करके आप पूछ लेते हैं। फाइनल में तो ऑफ कोर्स आपकी जो लर्निंग हो गई होगी उसकी बेस पे अब आप चल रहे होंगे। ये तो कोर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, फाइनल के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है सर। आप लोग मुझे आगे जाने नहीं दे रहे। मैं कोई 6 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ कि मैं अगली एग्जाम्पल पे जाऊँ, पर आपके सवाल। जी बताइए क्या सवाल है? सर यानी कि जो एग्जांपल अभी की है इसको सॉल्व करने के और भी डिफरेंट तरीके हैं। होते होंगे मे बी। ओके अच्छा जी, अगला सवाल जी। एक्सप्लेन करना है आपने वाई probability of A intersection B is less than equal to minimum of probability of A and probability of B, इनका मिनिमम होगी, और लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ probability of A and probability of B। और ये जो चीज़ है ये लेस देन इक्वल टू होगी probability of A यूनियन B। ये पूरी स्टेटमेंट आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ये बातें सच हैं, सारी की सारी? यस सर। जी बताइए। सर प्रोबेबिलिटी हमेशा जो सेट की प्रोबेबिलिटीज होंगी ना पूरे सेट की, हमेशा उसकी इंटरसेक्शन का तो कम ही आएगा क्योंकि वो तो कॉमन आएगा, और जो यूनियन हमेशा ज्यादा आएगा उन दोनों को मिलाकर, तो इसलिए इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल सेट से कम होती है और यूनियन से ज्यादा। हाँ, मेरे ख्याल में ये पूरी एक्सप्लेनेशन आ गई है।
और अगर हम लेट्स से वेन डायग्राम से करना चाहें तो हमारे पास सेट ए है, हमारे पास सेट बी है, ये पूरी सैम्पल स्पेस है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी जो है, इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ और एग्जाम्पल सिनारियोज बना लेते हैं जिसके अंदर लेट्स से सिनारियो ये था कि ये बी था और ये ए था, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी ए ही होगा, यानी इस सिनारियो जी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है इस केस में वो आ जाएगी, बराबर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। लेकिन क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ सकती है इस केस में? नहीं आ सकती वो, क्योंकि ए पूरे का इसकी इंटरसेक्शन ए से बड़ी नहीं हो सकती। और तो इसका मतलब है कि ये जो पी ऑफ ए आया है ये असल में क्या था? ये मिन था प्रोबेबिलिटी ए और बी का, यानी जो सबसे बड़ी आ सकती थी ना इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सबसे बड़ी, वो इनके मिनिमम जितनी हो सकती है, इनके मिनिमम से बड़ी नहीं हो सकती, मिनिमम से छोटी जरूर हो सकती है, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली सेट, एक सेट जरा सा बाहर है, बी भी तो जरा सा बाहर है, सो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो इनके मिनिमम से हमेशा छोटी ही होगी या बराबर होगी। बराबर का केस मैंने ये आपको बराबर का केस दिखा दिया है, वरना इससे छोटी होगी। इसी तरह अगर वो मिनिमम जो है वो मैक्सिमम से छोटा होगा, तो इसको तो कोई प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ना। इधर तो मैं ऑब्वियस लिख देता हूं, पी ए पी बी का जो मिनिमम है वो पी ए और पी बी के मैक्सिमम से छोटा होगा या बराबर होगा, ये तो ऑब्वियस है, इसको तो कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका प्रूफ जो है वो यहाँ पे है इन दोनों में, और इसका प्रूफ रह गया ए यूनियन बी क्या होता है? ये पूरा रीजन, राइट, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी है, और ये जो पूरा रीजन है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए के रीजन से बड़ा है। ए यूनियन बी जो मैंने बनाया है रीजन, यानी क्या ए इसका सबसेट हो सकता है? होना पड़ेगा। यस सर। बी को भी इसका सबसेट होना पड़ेगा, राइट। यानी और इससे क्या इंप्लाई होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इससे तो छोटी ही होगी। इससे इंप्लाई होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो इससे, ये मैंने लेस देन इक्वल टू बनाया, सॉरी, लेस देन इक्वल टू, ये तो नंबर्स है ना, ये सबसेट ना समझिएगा, इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अगर ये दोनों खुद ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी से छोटे हैं तो इनका मैक्स भी ए यूनियन प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी से छोटा होगा। ठीक है, तो इनका जो मैक्स है वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से छोटा होगा। सो ये सिंपल सी रीजनिंग थी। अगले सवाल पे चलते हैं। सर एक दफा दोबारा मिनिमम और मैक्सिमम का बताइएगा जरा। आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा, इस सवाल को खुद भी देख लें इसको। प्लस ये जो रिकॉर्डेड होगी वीडियो, उसमें मेरी एक्सप्लेनेशन और दोबारा भी देख सकते होंगे। सो मैं कर देता एक्सप्लेन, बट आई वांट टू मूव फॉरवर्ड, स्पेशली अगर रिकॉर्डिंग्स इसकी मौजूद होंगी तो यू हैव अ चांस टू लुक एट दीज थिंग्स अगेन। अच्छा, अगला सवाल जी, अगला सवाल ये है, आपके पास एक कोई स्टूडेंट था, उसने, या बल्कि मैंने खुद ही, मेरे पास दो इवेंट थे ए और बी, मैंने उनको प्रोबेबिलिटीज असाइन की। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ये 0.3 है
और मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये 0.6 है, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा कि अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करके दें, करें फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्विकली। किस तरह चलेंगे? मुझे बताएं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी? एनीवन? 0.7 0.7 सर। ये 0.7 होगी, 1 माइनस 0.3, ये 0.7 है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 0.7 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसकी वैल्यू नहीं मैं पूछ रहा, मैं इसके बारे में अब आप क्या जुमला बोल सकते हैं अगर मैं आपको ये बता दूं कि बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। probability of A plus probability of B complement minus probability of A intersection B complement। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन इधर देखें कि ये क्या रहा है। ये कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई सेट्स हैं दो जिनके यूनियन होने लगी है, ये भी 0.7 होगी या 0.7 से बड़ी होगी। यस या equal। यस एग्जैक्टली ये है पॉइंट सारा। अगर बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसके होने का चांस 0.7 है, तो फिर उस बी कॉम्प्लीमेंट और उसके अलावा भी कुछ और चीजें भी, इनका चांस तो 0.7 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट अकेले का चांस 0.7 है। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। क्योंकि ये तो और भी बड़ा सेट बन गया, यूनियन से एक और बड़ा सेट बनेगा, बड़े सेट की प्रोबेबिलिटी तो और भी बड़ी होती होगी, तो कम से कम 0.7 होगी। लेकिन सवाल क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें। लेकिन उससे पहले क्या कहता है? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। या समझ पता ये लगा। क्वेश्चन इनवैलिड है, क्वेश्चन गलत था, गलत इंफॉर्मेशन। ये जो मैंने कहा ना, मैंने प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी बी को 0.3 और इसको 0.6, हमें ये पता लगा यहाँ से जो लेसन हमें मिल रहा है कि ये इनके वैलिड आंसर्स के बगैर भी आ सकते हैं। नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ने ये जो प्रोबेबिलिटी असाइन की है गलत असाइन कर दी है। यानी मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं वो ये है कि प्रोबेबिलिटी फॉलोज लॉजिक एंड कॉमन सेंस, one cannot just assign probabilities कि जी मैं ये नंबर असाइन करने लगा हूं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसके रूल्स हैं। सर हमने खुद भी तो असाइन किया है ना फिर, और यहां भी किए हैं, और देखा क्या हुआ यहाँ पे, ऊपर जो किए वो सही असाइन हो गए समहाउ। लेकिन अगर असाइन ही हो ही जा रहे हैं मर्जी ओपिनियन पे अगर असाइन हो रहे हैं तो फिर इस तरह के मसाइल खड़े हो सकते हैं। ठीक है, सवाल ये उठता है
कि फिर कैसे असाइन करनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, देन हाउ शुड वन असाइन प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, और अगले जो फ्यू लेक्चर्स है ना हमारे, so this is answered in the next few lectures, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी असाइन करने के कुछ तरीके देखेंगे, चीज़ों को प्रोबेबिलिटी प्रॉपर तरीके से किस तरह असाइन करनी चाहिए।